क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो हमें करना था? सेकंड क्वेश्चन करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बाइसेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसकी फिगर्स से कई बार हम प्रूफ वाले ही तो इम्पोर्टेंट हैं वंश, उन्हीं पर आपको ध्यान देना है। देखो कैलकुलेशन वाले तो इजीली सभी बच्चे कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरह से। एंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर इक्वेयर, कुछ भी कैलकुलेट करके वो अपना आंसर निकाल ही लेते हैं। प्रूफ वाले में ही आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि मोस्टली प्रूफ वाले क्वेश्चंस 98% प्रूफ वाले क्वेश्चंस बुक के ही आते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से नहीं आते। तो आप बुक वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो वो सफिशियंट है आपके लिए। बट प्रैक्टिस का मतलब रटना नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब है कि खुद से करने हैं, सो डैट अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से कोई आ भी जाए तो उसको भी आप थोड़ा बहुत कर सको। सो वी हैव दिस ट्रायंगल एक्स वाई जेड जिसमें हमें एक एंगल एक्स दिया हुआ है 62 और दूसरा एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है 54। ठीक है, एक्स वाई जेड मीन्स एंगल वाई 54 है और एंगल एक्स है 62। साथ में दिए हुए हैं वाईओ एंड जेडओ आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इन दो एंगल्स को। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हम इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। थर्ड एंगल क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि जो इसमें छोटा ट्राइंगल बनेगा उसमें वो हेल्पफुल होगा। ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? थर्ड एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? which property we can use to find out third angle of this triangle? We have two angles. Yes, Vansh. Yes, Sanskriti. We can use angle sum property of triangle. Correct. So in triangle XYZ, angle X, angle XYZ, angle XZY, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। यू माइट बी वंडरिंग कि इसको x और इसको yz क्यों नहीं लिखा है। इसको y और z हम इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज ये एंगल, ये जो वर्टेक्स है ये बाकी दो एंगल्स के साथ भी इन्वॉल्व है ना। अभी जब हम यहाँ पर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो उस केस में वर्टेक्स एक्स जेड और वर्टेक्स वाई वो छोटे ट्राइंगल के भी वर्टेक्स हैं। और जब कॉमन वर्टिसेस होते हैं तो हम एंगल को स्पेसिफिकली उस वेरिएबल से डिनोट नहीं करते। आप पूरा पूरा नाम लिखोगे। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, एक्स जेड वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास एंगल। अब हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं जो कि क्वेश्चन में दिए हैं। वाईओ इज बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मीनिंग है टू इक्वल पार्ट्स में ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। और साथ में दूसरा बाइसेक्टर दिया हुआ है जेड ओ। जेड ओ को हम बाद में देखते हैं, पहले यहां पर देखो ये 54 का है तो ये छोटा एंगल कितने का हो जाएगा बताइए? ये एंगल कितने का होगा? अगर ये बाइसेक्टर है और ये 54 का है तो ये छोटा एंगल कितने का होगा? ऑब्वियसली हाफ ऑफ 54, दैट इज 127 ओनली, नॉट 127, 27। यस, ठीक है, गुड। सो हमारे पास ओ वाई जेड एंगल आ गया 27 डिग्रीज का। नाउ ये बाइसेक्टर है, ये पूरा 64 का था तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? ये छोटा एंगल कितने का हो जाएगा? जेड ओ बाइसेक्टर है इस एंगल का, एंगल जेड का, और ये 64 का था तो ये हो जाएगा 32 का। यस, अगेन ये बाइसेक्टर्स गिवन है इसीलिए हम हाफ कर रहे हैं। अगर बाइसेक्टर्स गिवन नहीं होते तब हम इनको हाफ नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि बाइसेक्टर्स है मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने इनको हाफ हाफ में ले लिया। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल्स हैं ऑलरेडी गिवन। वी हैव दिस एंगल 27, वी हैव दिस एंगल 32, तो ये एंगल कितने का होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? ये छोटा सा ट्राइंगल है तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। यस और नो? कर सकते हैं, तो इससे ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 27 प्लस 32, जिसकी वजह से यस 132। कितना? ठीक है,
कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि यस 121, इसमें आप एक चीज लिख सकते हो चाहो तो, उसको आप को यूज नहीं करना है, बस मैं एक कंफर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि आपको जब भी एक ऐसी फिगर दी हो और ये वाला एंगल दिया है, सपोज करो ये वाला एंगल 100 है और आपसे पूछा गया है, ये बाइसेक्टर्स गिवन है अगर, और ये वाला एंगल अगर पूछा है, तो ये वाला एंगल हमेशा, दिस एंगल अगर ये एक्स है, ये वाला एंगल हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए इसके इक्वल होता है हमेशा। मीन्स ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 प्लस 50 दैट इज 140। इस केस में देखो ये वाला एंगल पूछा है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ 62। हाफ ऑफ 62 कितना होता है, 31, दैट गिव्स अस 121। ये मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे, एक्स क्यू लिखा है वो आपको नहीं देखना है, मैं सिर्फ आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए, आप इसका यूज नहीं करोगे कि कभी डायरेक्ट आंसर निकाल के दे दो कि ये वाला एंगल इसका 90 प्लस हाफ होगा। आप सिर्फ ये एक वेरीफाई कर सकते हो कि जब ये बाइसेक्टर्स जो मिलते हैं तो जो एंगल बनता है, ये एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल दिस वन, मीन 62 इस केस में। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे भी आंसर मिल जाएगा, बहुत इजी है, लेकिन आप इसका यूज नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये सिर्फ एक डेरिवेशन है। आप इसको यूज नहीं करोगे, आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है। आप इससे बस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक प्रॉपर्टी डिराइव्ड की हुई है, इसको, ये कोई थ्योरम नहीं है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, यहाँ पर नहीं, एटलीस्ट नाइन्थ क्लास में नहीं। फर्दर क्लासेस में आप कर सकते हो क्योंकि वहां पर पहली बात तो आएगा ही नहीं है चैप्टर ऐसा। स्टिल अगर आता है तो आप यूज कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स दे देते हैं इसको, इम्पोर्टेंट। गुड। आगे वाला भी इजी है, जिसमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो तो सभी इजी लगेंगे आपको, है ना, और है भी ऑब्वियसली। इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। स्टिल सॉल्व तो करना ही है, लेट्स डू दैट। वी हैव दिस फिगर जिसमें दो लाइन पैरेलल भी दी हुई है, ए बी और डी पैरेलल गिवन है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, दिस रे और लाइन वॉट एवर गिवन। और साथ में दिया हुआ है ये एक ट्राइंगल जिसके आपको एक एंगल गिवन है। सी डी ई गिवन है कितना, 35 नहीं 53। और बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी लिखो या बी ए ई लिखो एक ही बात है, ये एंगल है 33 का। सौम्या अब ये वाला क्वेश्चन पहले समझ लो उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में मैं प्रीवियस स्लाइड लगा दूंगा, यू कैन नोट दैट डाउन। इसको समझ लो और लिख लो, फिर उसके बाद में। तो वी नीड टू फाइंड आउट एंगल डी सी ई, डी सी ई, दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, आप मार्क कर लिया करो जो भी एंगल फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल डी सी ई। तो इसको हम पहले तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यस करेक्ट, वंश एंड आदित्य। एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, ये 35 है तो ये 35 होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट, कौन से, इंटीरियर एंगल्स, है ना। क्यों है, क्योंकि ये इसके पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है ना। यस, नाउ यू कैन ट्राई एंगल सम प्रॉपर्टी। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल, यू हैव टू एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल, यू कैन फाइंड आउट थर्ड एंगल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सिंपल। सो फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन फाइंड लिखा, ये प्लीज लिखना मत भूलना, गिवन टू फाइंड और गिवन टू प्रूव। ओके आदित्य,
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, जिसकी वजह से एंगल सी ई डी आ गया 35 डिग्रीज का। और उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया अपने एंगल को यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, विच गिव्स अस डी सी ई इक्वल्स टू 92 डिग्रीज। इसको नोट कर लो जो जो भी कर रहे हो, देन लेट मी नो इफ इट्स डन। फिर मैं प्रीवियस स्लाइड लगा देता हूँ एक बार और, जिसको नहीं हो पाया था नोट वो कर लेना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जिसने कर लिया नोट वो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख सकते हो। इफ इट्स प्रूव करने वाला क्वेश्चन तो देख लो, वैसे सॉल्व करने वाला है आई थिंक, तो उसको खुद सॉल्व कर कोशिश कर सकते हो। जब आप स्लाइड देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा उस केस में। या फिर हो सकता है आपने जो प्रॉपर्टी यूज करी हो सॉल्व करने में, मैंने दूसरी प्रॉपर्टी से करा हो, तो आपको दो चीजें पता चल जाएंगी। और इसमें से किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो कि सर ये एंगल इक्वल क्यों हुए, या 53 क्यों है, या कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, या फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज की है, क्यों यूज की है, व्हाटएवर। सौम्या डन, दिस वन इज डन। अभी किसी के टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में? किसी के भी? ओके देवयानी। ओके। ओके सौम्या। जुलाई। प्रैक्टिस करते रहो। और कौन कौन से मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं वो भी बता दो। ओके मुकुंद। मैथ्स में किस किस का कौन सा चैप्टर चल रहा है? ओके आस्था। ओके आर्यन। मेरा का क्या होता है? ओके संस्कृति। ओके तन्वी। ओके सौम्या। सौम्या ये हो गया क्वेश्चन। ओके स्टैटिस्टिक्स ठीक है, इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स ही करेंगे। थोड़ा सा वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम ज्योमेट्री। ओके चलो, तो प्रीवियस स्लाइड जिसको करनी थी देख लो एक बार, फिर हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। चैप्टर 2। प्लीज अगेन मैं बोल रहा हूँ, वैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, जब भी आप चैप्टर जो आप ट्यूशन में कर चुके हो और स्कूल में बाद में कराते हैं, या फिर स्कूल में पहले कर चुके हो ट्यूशन में बाद में कराए, वॉट एवर, अगर स्कूल में कुछ ऐसा नया करवाते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसी चैप्टर में से है, हमने नहीं किया, हमने कुछ और मेथड अप्लाई किया, या हमने कुछ स्किप कर दिया, और आपको स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा कराया जा रहा है, तो प्लीज लेट मी नो, सो डैट मैं आपको वो करा सकूं इन केस वो 9th से रिलेटेड है तो। अगेन बहुत सारे टीचर्स 10th से रिलेटेड क्वेश्चंस करा सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो, बट अगर मुझे लगेगा कि यस दे आर वर्दी, करने लायक हैं, तो ही मैं बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज विद एक्स्ट्रा बर्डन एंड कॉन्सेप्ट्स जो आपके यूज के अभी नहीं है। बिकॉज आई थिंक जो चीज़ें आप 10th में पढ़ोगे, जो बेस से पढ़ोगे, वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर अभी मैंने आपको उनके नाम बता दिए और उन्हें यूज करना बता दिया, लेकिन कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो नहीं बताई, तो आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, और जब आप 10th में आओगे तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो नोट दैट डाउन जिसने नहीं किया था, और प्लीज लेट मी नो जब हो जाए, फिर हम आगे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बाय देन आप वो क्वेश्चन करते रहो, नेक्स्ट वाला आई थिंक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, क्वाड्रिलेटरल वाला है। ट्राई करके देखो विद योर माइंड कि आप कर पाते हो या नहीं। ओके सौम्या आर यू डन? ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी फिगर दी हुई है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें एक तो आप मार्क कर लो जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आना ही आना है, उसमें कोई भी आप स्किप नहीं करोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी टेस्ट में जरूर आना है, 100%। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से वो सॉल्व होता है, तो टीचर्स उसको बहुत देते हैं। प्रूफ करने वाला है और थोड़ा कंफ्यूजिंग फिगर है उसकी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है एक फिगर, जिसमें आपके पास में दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ऐसे दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इफ एप्लीकेबल तो आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ में आपको दिए हुए हैं ये एंगल्स। एक ट्रायंगल बन रहा है, टू ट्रायंगल्स आर बीइंग फॉर्म, जहां पर एक ट्रायंगल के टू एंगल्स दिए हुए हैं, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इसके इक्वल होगा, फिर आपको इस ट्रायंगल के दो एंगल्स पता चल जाएंगे, तो यू कैन फाइंड आउट थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, SQT, दिस एंगल। यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो आप पहले इन दो ट्रायंगल्स में, ऑब्वियसली हमें यहाँ सिर्फ एक ही एंगल पता है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इस एंगल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी नीड एटलीस्ट वन मोर एंगल टू अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो हम यहाँ पर पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये वाले फाइंड आउट करेंगे और उससे फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी। यस आदित्य, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिगर देखकर ही समझ आ जाना चाहिए। सो यू हैव टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। हमने पहले इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी इन ट्राइंगल आरपीटी, और उससे हमारे पास आ गया थर्ड एंगल जो कि इसके इक्वल होगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बाद में अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। एज वन सेट कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और फिर अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। करेक्ट। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं इसमें। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बट इतने इजी क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि इसको आपको लिखने की जरूरत है। स्टिल इफ यू आर नोटिंग प्लीज लेट मी नो। कौन कौन नोट कर रहा है पहले बता दो, कभी मैं वेट करता रहूं और कोई भी नोट नहीं कर रहा है और टाइम वेस्ट हो। इज देयर समवन जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर रहा है? करो, ओके, गो अहेड। ओके वंश, आई थिंक कि इसमें करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। प्रैक्टिस ये तुम्हें आते हैं और कर सकते हो, जो जो जिस जिसको आता है। नोट करना चाहते हो कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ जिसको करना है। ओके तन्वी, गुड। प्रूफ वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नोट करने चाहिए। और अगेन एक छोटी सी टिप वही, जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हो तो हमेशा, अगर आप सॉल्यूशन मेरे देख रहे हो या जब मैं कर रहा हूँ सॉल्व, तो प्लीज जो भी जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप को आप फिगर से जरूर रिलेट करना कि हमने ये लिखा तो क्यों लिखा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी। अगर आप स्टेप्स को फिगर से रिलेट करना सीख जाओगे, या क्वेश्चन को अगर आपको प्रूव करना है और आपको नहीं पता चल रहा कि हम कैसे सॉल्व करें, तो आप क्वेश्चन की गिवन वैल्यूज और फाइंड करने वाली वैल्यूज को फिगर से रिलेट करो। कहीं पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, यू कैन डू दैट, कि आपके दिमाग में आ रहे यहाँ पर एक ऐसी लाइन होती तो आंसर इजीली निकल जाता या इजीली प्रूव हो जाता, तो डू दैट, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन अपने हिसाब से वही चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो पॉसिबल हैं। ऐसे नहीं कि दो लाइन फालतू में पैरेलल प्रूव कर दी कि ये यहाँ इसके पैरेलल है जबकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ज्योमेट्री इज नॉट हार्ड पीयूष, स्टिल ज्योमेट्री हार्ड इसीलिए लगती है बच्चों को क्योंकि ज्योमेट्री इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ फिजिक्स। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो ज्योमेट्रिकली फॉर्म्ड है ना।
जब भी किसी चीज में फिजिक्स इन्वॉल्व होती है जिसमें हम अपने आसपास की चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, उनके जो वैल्यू है, उनका जो यूज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, उनकी वर्किंग को जानने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट हो जाती है। फिजिकल क्वांटिटीज आपके आसपास की हमेशा आपको मुश्किल ही लगेंगी। देखने में इजी लगती हैं, आप देखते हो कि अ, बहुत सारी फिगर्स होती हैं कि आपके रूम्स हमेशा क्यूबॉइडल या क्यूबिकल ही क्यों होते हैं, या फिर आपके जो वॉल्स हैं उनका सरफेस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ही क्यों होता है, या फिर जो फ्लाईओवर्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसमें हमेशा ट्रायंगुलर शेप्ड ही क्यों होती हैं, जितनी भी वो होती हैं फिगर्स। आप ये सब चीजें देखोगे, इनको नोट कोई नहीं करता है, लेकिन उन सभी में ज्योमेट्री ही लगी हुई है, और उसको समझना बहुत मुश्किल भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। हमेशा आप देखोगे स्पून की शेप ऐसी क्यों होती है, बिल्कुल फ्लैट क्यों नहीं होती, है ना, फोर्क ऐसा ही क्यों होता है, हम इसको किसी दूसरी शेप का क्यों नहीं बना सकते। और ऐसा भी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है उसमें रेवोल्यूशंस भी होते हैं, कई बार शेप्स चेंज भी होती हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू यूज ही होती हैं। कभी आपने अगर नोट किया होगा, जो टेबल, अगर आपने प्रॉपर टेबल मैनर्स देखे हैं और उसमें स्पून्स यूज होती देखी हैं, तो हर टाइप की मील को खाने के लिए अलग अलग टाइप के स्पून्स होते हैं। कोई बहुत गहरा होता है, कोई थोड़ा शैलो होता है, कोई फ्लैटन होता है, फोक होते हैं दो तीन टाइप के, जिसमें राइस खाने का अलग होता है, जिसमें मीट स्टेक्स को खाने का अलग होता है। तो वो सभी ज्योमेट्री, ऐसा नहीं है कि वो बस शौक के लिए बना दिए, उनके पीछे टेक्निकल, साइंटिफिक एंड सभी चीजों का यूज होता है। तो इसी वजह से ज्योमेट्री की शेप्स को समझना और उनको प्रूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पीछे बहुत बहुत डीप एंड बहुत छोटे छोटे से रीजन होते हैं। क्वेश्चन 3 के लास्ट में, अब क्वेश्चन 3 तो मेरे पास नहीं है, फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। बट क्यों डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे आदित्य, जब आपको ऐसे ही आंसर मिल रहा है तो? स्टिल आप अपने हिसाब से आंसर निकाल कर भेजना, जो आप कंस्ट्रक्शन से कह रहे हो। मैं देखकर बताऊंगा कि कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ऐसा एक एग्जाम्पल भी है कुछ कुछ ऐसी शेप का। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो लाइंस पैरेलल दी हैं और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। तो आपके पास काफी सारी चीजें हैं, यू कैन यूज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यू कैन यूज 90 डिग्री का एंगल टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो ये रेड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। जब पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों ही साइड परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल भी 90 का है और ये पूरा एंगल भी 90 का है। ठीक है, you can use this property and then you have to find value of x, and ये एंगल आपको दिया हुआ है छोटा सा, और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है y वाला। सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं, ये रेड लाइंस आर पैरेलल। अगेन आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। कैसे? ये रेड लाइंस आर पैरेलल, तो ये पूरा एंगल जो होगा वो इस ग्रीन वन के इक्वल होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। लेट मी शो यू। ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके? इस एंगल के। होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? और हाँ तो क्यों? होगा, क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस। तो इसका मीनिंग हुआ x+28 इक्वल होगा 65 के, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलो लेट्स डू दैट। टू फाइंड x एंड y वी यूज दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, जिससे x की वैल्यू आ गई 65 - 28, y28 क्यों होगा बच्चे? ये लाइन थोड़ी पैरेलल है इसके। y28 आप क्यों लिखोगे विदाउट एनी रीजन?
ये 28 है तो ये 28 क्यों होगा? क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? नहीं, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? आप चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ फिगर। ये वाई, ये 28 दिया हुआ है और ये वाई है, ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल गिवन नहीं है, तो क्या आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? वंश इज सेइंग कि y की वैल्यू 28 होगी क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना? नहीं होगी, दैट्स वाई हमने नहीं रखा। तो ध्यान से देखना लाइंस पैरेलल कौन सी दी हुई है। एस आर क्यू की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हो, एस आर क्यू की वैल्यू निकालो। एस आर क्यू की वैल्यू निकालने से क्या होगा? उससे आपके पास y की वैल्यू आएगी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, है ना? हमें एस आर क्यू की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो, यू कैन फाइंड आउट दैट वन, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये वाली एंगल आ जाएगा, फिर आप 90 में से इसको माइनस करोगे तो y आ जाएगा। बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट अगेन आप, मैंने बोला कि आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर एक ही मेथड अप्लाई नहीं होना है, अलग अलग हो सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। जो एंगल दिख रहे हैं वो हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर लगते हैं हमें, और कंफ्यूजन भी रहता है क्योंकि पैरेलल लाइंस गिवन भी हैं, लेकिन ये याद रखना कि पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, उनको कट करने वाली लाइन ही ट्रांसवर्सल होगी हमेशा। मींस ये ट्रांसवर्सल है, दैट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल नहीं होगा इसके इक्वल। सो x की वैल्यू इज 37, नाउ यू हैव x की वैल्यू, यू हैव दिस एंगल 90, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो थर्ड एंगल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना? ये आपको पता चल गया 37 है, ये एंगल आपको पता है 90 क्वेश्चन में गिवन है परपेंडिकुलर, और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करो, यू कैन फाइंड आउट y की वैल्यू। यस और नो? इजी है। कशिश क्या हुआ बच्चे, नेटवर्क प्रॉब्लम? तो y की वैल्यू आ गई कितनी? 53। ठीक है वंश, ध्यान से देखना है कि कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर है। बट अच्छी बात है कि आप दूसरी प्रॉपर्टीज को यूज करने की सोच रहे हो। इस केस में आप ये भी यूज कर सकते थे चाहते तो, लेट मी टेल यू, ये पूरा एंगल भी 90 का होगा। लेट मी टेल यू, एक्स क्यू एस आर के इक्वल नहीं है, अगेन एक्स क्यू एस आर के इक्वल बिल्कुल है, कर सकते हो। वही मैं बता रहा हूँ कि ये 90 का होगा, ठीक है। अब जो x है वो इस एंगल के इक्वल होगा, मीन्स ये एंगल भी x है। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है, मीन्स 28 प्लस एक्स के इक्वल होगा। सो इससे भी x की वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस 28, दैट गिव्स यू 37, तो ये 37 आ जाएगा। और फिर 90 में से 37 माइनस कर लोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी तरह से कर लो ना, y प्लस एक्स इस केस में मिला के क्या बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं, तो आप x के प्लेस पर 37 रखो, y रखो। हाँ ऐसे कर सकते हो। अगेन यू कैन फाइंड आउट एनी एंगल यूजिंग एनी प्रॉपर्टी। एंगल y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, एंगल y किसी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है नहीं बच्चे, क्योंकि ये वाली लाइन किसी के पैरेलल गिवन नहीं है, सो ये कॉरस्पॉन्डिंग क्यों होगा किसी का भी, है ना? एंगल y किसी भी ट्रांसवर्सल पे बन रहा है, इस लाइन, ये वाली लाइन किसी की भी पैरेलल नहीं है। ऑल मेथड्स आर स्मार्ट है बच्चे, कोई सा भी यूज कर सकते हो, बस आपको ये रखना है, देखना है कि किसमें आपका टाइम कम हो और कैलकुलेशन सही हो। ये नोटेड है सौम्या, आप नोट कर रहे हो? जो भी नोट कर रहे हो प्लीज बता दो, जिस जिसका नोट हो गया है, देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हो ही जाएगा, उसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। चलो गुड। इसको मैं पहले वैसे करके बताऊंगा आपको पेन से, फिर उसके बाद में। चैप्टर 5 वंश थियोरटिकल है, उसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, लास्ट सेशन में उसको हटा दिया गया था क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उसका यूज़ हर चीज़ में करते हो, लेकिन चैप्टर का जो
एक क्या कह सकते हैं, मोटिव है देने का, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि आप जो चीजें यूज करते हो वो किसने एक्चुअली ऑब्जर्व की, नोट की। पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस नहीं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, एंड एक्सॉम्स, पोस्टुलेट्स वगैरह, इन सब के बारे में बताया। तो मुझे तो अच्छा लगता है बिकॉज उससे आपको पता चलता है कई चीजों का मैथ्स के बारे में। कैलकुलेशंस नहीं है उसमें। जैसे इसमें छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जांपल दे दूं, फिफ्थ चैप्टर में आप अगर मैं बोलूं कि एक्स की वैल्यू भी 10 है और वाई की वैल्यू भी 10 है, तो क्या एक्स वाई के इक्वल होगा? छोटी सी चीज है, बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है, और आप सोचोगे ये क्या फालतू का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लेकिन यही चीजें उसमें बताई गई कि ये चीजें नोट किसने करी। क्योंकि जैसे मेरी एज है कुछ, वो किसी दूसरे पर्सन की एज के इक्वल है। सपोज ये मैं हूँ, और ये है सोनू, और ये है मोनू। ठीक है, मेरी एज इसके इक्वल है और मोनू की एज भी सोनू के इक्वल है, तो क्या मेरी और मोनू की एज भी इक्वल होगी? होगी, है ना? तो इसी टाइप की अलग अलग एग्जाम्स हैं। एग्जाम्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते। इस चीज को मुझे क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ? मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि हाँ ये तो इक्वल होगा, इसमें बताने वाली क्या जरूरत है। अगर मैंने लिखा 2 = 2 है, तो 1 + 2 भी 2 + 1 के इक्वल ही होगा। क्या मुझे इसमें प्रूव करने की कोई जरूरत है? क्या मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ? ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है कि नहीं, ये तो होगा ही होगा। अगर मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास एक चॉकलेट और आ गई, आपके पास भी एक चॉकलेट और आ गई, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दोनों की इक्वल ही होंगी। उसमें कोई प्रूफ तो नहीं करने की जरूरत होगी, ना ही आप प्रूफ कर सकते हो आई हैव 3 चॉकलेट्स, यू हैव 3 चॉकलेट्स। इसमें बताना क्या है? ये तो होता ही है। लेकिन इन चीजों को नोट किसने किया? जो यूक्लिड्स थे उन्होंने किया था। उन्होंने ऐसी छोटी छोटी चीजों को और उससे रिलेटेड फिर और भी चीजें बनाई जो ज्योमेट्री हम यूज करते हैं। तो वो सब चीजें आपको फिफ्थ चैप्टर में पता चलती हैं कि हम जो चीजें यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, और उनको किसने बनाया या फिर किसने नोट किया या किसने ऑब्जर्व किया। एनीवेज, इस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक आपको फिगर दी हुई है जिसमें ट्राइंगल है PQR, और उसका एक एक्सटीरियर एंगल भी है। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और एक इंटीरियर एंगल है, इनके बाइसेक्टर्स भी दिए हुए हैं। ये मैंने दो फिगर बना रखी हैं, एक सिंपल वन और एक बाइसेक्टेड वंस। आप अगर फिगर को सेपरेट करोगे तो कुछ इस टाइप की फिगर्स आपके पास बनी हुई हैं। लेट मी ड्रॉ दिस वन एज वेल। है ना, एक आपको जो क्वेश्चन में फिगर दी हुई है वो कुछ कुछ ऐसी है ना? ऐसी है ना? मेरे पास बुक नहीं है, प्लीज कंफर्म कर दो। कुछ कुछ ऐसी फिगर है जिसमें जो वर्टिसेस हैं वो ये दिए हुए हैं। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है T। फाइन। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो है QT और RT, ये बाइसेक्टर्स हैं इन एंगल्स के। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हो गया? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। फाइन। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो एंगल 2 है, एंगल 2 वो हाफ ऑफ एंगल PQR है। इस पूरे एंगल का हाफ है या नहीं है एंगल 2? एंड ऐसे ही एंगल 4 जो है वो हाफ ऑफ एंगल PRS है। एंगल 4 जो है वो इस पूरे एंगल का हाफ है या नहीं है? है।
ठीक है, चलो गुड। अब इनको अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पर रख लेते हैं। अब आप देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल पी आर एस इन दोनों के इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। होगा या नहीं होगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दीज टू एंगल्स, यस और नो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। केयरफुली देखते रहना प्लीज, अभी मैं रफली समझा रहा हूं इसको। होगा, गुड। अब पी आर एस तो एज इट इज रहा, बट यहाँ पर देखो पी क्यू आर के, यहाँ पर से अगर आप देखोगे पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ एंगल टू है। अगर इस टू को इधर ले जाऊं तो पी क्यू आर को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल टू लिख सकता हूँ। जो पी क्यू आर है वो ट्वाइस ऑफ एंगल टू है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं अभी बताऊंगा। आप कहोगे हमें क्या पता है ऐसे करना था। ट्वाइस ऑफ एंगल टू है, और क्यू आर पी किसके इक्वल है देखो, पी क्यू आर और क्यू पी आर था ये, सॉरी क्यू पी आर नॉट क्यू आर पी, क्यू पी आर। यस बाइसेक्टर है। चलो ये रफली नहीं समझ आ रहा है तो मैं सही से बता देता हूँ, एक एक स्टेप के साथ में। प्लीज स्टेप के साथ में आप देखते रहना और फिगर के साथ में देखना उसको। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आप भी देखते रहना ध्यान से। सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये मैंने फिगर को थोड़ा सा सेपरेट कर लिया। जो क्यू आर टी वाला था उसको अलग लिख लिया, जो पी क्यू आर वाला था उसको अलग लिख लिया। अब टी आर एस जो एंगल है, आप अपने अगर बुक में है फिगर तो उसमें देखो टी आर एस जो है, टी आर एस जो एंगल बन रहा है वो अपोजिट टू एंगल्स के इक्वल होगा। मीन्स टी क्यू एस एंड आर टी क्यू या क्यू टी आर, है ना। ये वाली जो इक्वेशन है कैसे बनी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये एंगल को हम टी क्यू आर या टी क्यू एस लिख सकते हैं, ये लिखा। और ये एंगल को हम क्यू टी आर या क्यू टी आर ही लिखा हुआ है। फाइन, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक एक लाइन में पूछ रहा हूँ, प्लीज बताते जाना कि ये वाली लाइन क्लियर है, दिस वन, दिस लाइन इज क्लियर और नॉट? प्लीज यस और नो में बता दो। अपनी बुक की फिगर में देखो कि क्या टी आर एस जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा या नहीं होगा। यस 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 यस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इजी है, इसमें कोई भी आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ समझने ना समझने आने वाली कोई बात है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल होगा। इसमें ना तो कुछ प्रूव करना है ना ही हमें कुछ और एक्स्ट्रा लिखना है। तो इसमें मैंने क्या किया, यस, तो इसमें मैंने क्या किया, जो टी आर एस के साथ में टी क्यू एस को लिख लिया। ठीक है, टी क्यू एस को इधर ले आए, क्यों ले आए, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, क्यू टी आर चाहिए। तो क्यू टी आर को मैंने सेपरेट कर लिया और बाकी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ले आए। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आपको यही याद रखना है, जो वैल्यूज आपको चाहिए उनको सेपरेट करने की कोशिश करो जो भी इक्वेशन आप बना रहे हो। तो क्यू टी आर एस माइनस टी क्यू एस के इक्वल हो गया। नाउ इसके बाद में हम दूसरा लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल। पी आर एस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के। पी आर एस को इक्वल लिखा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मीन्स पी आर एस इक्वल टू क्यू पी आर एंड पी क्यू आर। नो, टी क्यू एस माइनस टी आर एस नहीं होगा वंश, इसको इधर लेकर गए हैं तभी तो ये पॉजिटिव रहा है, रटना नहीं है। इसको इधर लेकर जाओगे तो टी आर एस माइनस टी क्यू एस होगा। वो मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज करके लिख दिया है, कंफ्यूज मत हो उसमें। क्यू टी आर को तो नहीं चेंज किया ना हमने, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम टी क्यू एस को उधर लेकर गए हैं ना कि टी आर एस को इधर लाए हैं।
ध्यान से देखो उसको। तो ये वाली लाइन भी सबको क्लियर है? प्लीज बताओ ये स्टेप क्लियर है या नहीं? पी आर एस इक्वल टू क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। चलो ठीक है। अब इसके बाद में अगेन हमें क्योंकि क्यूपीआर चाहिए तो क्यूपीआर को एक तरफ छोड़ दिया और बाकी वैल्यू को दूसरी साइड ले गए। ये मैंने शफल करके लिखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से करना। अगेन कैलकुलेशन पार्ट अपने हिसाब से आप कर सकते हो। माइनस प्लस का कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो ऐसे ही आएगा जैसा मैंने लिखा है। फाइन, तो मैंने क्यूपीआर को एक तरफ छोड़ा और बाकी वैल्यूज को उधर ले गए, तो हमारे पास आया क्यूपीआर इक्वल्स टू पी आर एस माइनस पी क्यू आर। अब इसी वाली इक्वेशन में अब हम यूज करते हैं बाइसेक्टर्स का। टी क्यू एंड टी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। लेट मी ड्रॉ। ये है टी। टी क्यू जो है वो इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पी क्यू आर एंगल है, ये पूरा बड़ा एंगल, वो इस वाले एंगल का डबल है। मीन्स टी क्यू आर का डबल है या टी क्यू एस का डबल है। तो हम पी क्यू आर के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर लिख सकते हैं। पी क्यू आर के प्लेस पर हम ट्वाइस टी क्यू एस लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू आर ट्वाइस है टी क्यू एस का। क्लियर है? टी क्यू एस का ट्वाइस क्या है? पी क्यू आर। प्लीज ध्यान से देखो, टी क्यू एस का ट्वाइस है पी क्यू आर। अगेन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम इनको एलिमिनेट कर सके, क्योंकि हमें ये वैल्यूज नहीं चाहिए, इसीलिए हम इनको ही चेंज करेंगे। जो हमें चाहिए उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। पी क्यू आर को हमने लिख दिया, पी क्यू आर को हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर या टी क्यू एस, एक ही बात है। और सिमिलरली दूसरा जो बाइसेक्टर है, ये क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है बाइसेक्टर। तो पी आर एस को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ टी आर एस। पी आर एस को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ टी आर एस, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है। पी आर एस को ट्वाइस ऑफ टी आर एस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? प्लीज बताइए। टी आर एस को हम ट्वाइस ऑफ पी आर एस लिख सकते हैं। सॉरी, पी आर एस को ट्वाइस ऑफ टी आर एस, है ना? ये तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। पी आर एस के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ टी आर एस, पी क्यू आर के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ टी क्यू एस। यहाँ पर वैल्यूज पुट करी। क्यूपीआर के प्लेस पर तो क्यूपीआर आ गया, पीआरएस के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ टीआरएस आ जाएगा, और पीक्यूआर के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ टीक्यूएस आ जाएगा। इन दोनों में से टू को कॉमन ले लेते हैं। टू को कॉमन लिया तो अंदर बचा टीआरएस माइनस टीक्यूएस। अब आप मुझे देखकर बताओ कि टीआरएस माइनस टीक्यूएस की वैल्यू क्या है? क्या हमने ये कैलकुलेट करी थी कोई वैल्यू? टीआरएस माइनस टीक्यूएस की वैल्यू क्या है? ऊपर से देखकर बताओ, टीआरएस माइनस टीक्यूएस की वैल्यू क्या है? टीआरएस माइनस टीक्यूएस की वैल्यू। नो, यहाँ पर देखो टीआरएस माइनस टीक्यूएस किसके इक्वल है? आदित्य, इधर देखो। टीआरएस माइनस टीक्यूएस किसके इक्वल है? नो वंश, यहाँ पर देखो। फर्स्ट इक्वेशन में टीआरएस माइनस टीक्यूएस किसके इक्वल है? यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था। इसका यूज करना है। इसका यूज क्यों करना है? क्योंकि हमें क्यूटीआर चाहिए। तो हमने टीआरएस और टीक्यूएस के अंदर रिलेशन बनाया क्यूटीआर से यहाँ पर, और अब हम इसका यूज करेंगे। तो टीआरएस माइनस टीक्यूएस के प्लेस पर हमने रख दिया क्यूटीआर फ्रॉम इक्वेशन 1, और 2 आ जाएगा इधर, तो आ गया आंसर हाफ ऑफ क्यूपीआर इक्वल्स टू क्यूटीआर। हाफ ऑफ क्यूपीआर इक्वल्स टू क्यूटीआर, जो कि हमें प्रूव करना था। दैट्स इट। अगेन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट बहुत कंफ्यूजिंग है।
कि कौन किसका हाफ है, कौन किसका ट्वाइस है, कौन किसका एक्सटीरियर है, कौन किसका इंटीरियर है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, लेट मी टेल यू कि ये हम पता कैसे लगाएंगे हमें करना क्या है। अगेन वही बात मैं रिपीट करूंगा कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उन्हें आपको रिलेट करना है, जो प्रूफ करना है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यू नीड टू प्रूव। आपको क्यू टी आर, आप भूल जाओ हाफ को, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्यू टी आर एंड क्यू पी आर के बीच में रिलेशन बनाना है, ठीक है, क्यू टी आर एंड क्यू पी आर। क्यू टी आर तो पार्ट है इस वाले ट्राइंगल का, एंड क्यू पी आर पार्ट है इस वाले ट्राइंगल का। तो दोनों ट्राइंगल्स के बीच में हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल्स के बीच में जो रिलेशन है, वो कॉमन चीज जो है वो आप देख सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मींस इस एंगल का हाफ इस ट्राइंगल के, ये वाले एंगल का हाफ इस ट्राइंगल का पार्ट है, और इस वाले ट्राइंगल का हाफ जो है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो उसी रिलेशन को हमने यूज किया, एक्सटीरियर एंगल को यूज किया और बाइसेक्टर्स को यूज किया, क्योंकि ओनली रिलेशन इन दोनों के बीच में यही है। और कोई रिलेशन इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में हम नहीं पता कर सकते। एंगल पी और एंगल टी में हम डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता। बट इनका रिलेशन, एंगल पी का रिलेशन एंगल क्यू और एंगल आर से है, और एंगल टी का रिलेशन भी एंगल क्यू और एंगल आर से है। तो उस कॉमन एंगल के रिलेशन को हमने यूज किया। अब कैसे यूज किया वो आपके ऊपर है, मैंने तो हाफ करके और सब्ट्रैक्ट करके एक्सट्रीम एंगल का यूज करके किया। हो सकता है टीचर किसी और मेथड से कराएं, कई बार कई टीचर होते हैं जो इसको थोड़ा सा लेंदी करवा देते हैं, मुश्किल होता है थोड़ा सा, या आपको वो इजी लग सकता है, लेंदी है तो इजी होगा शायद। बट मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो क्यू टी आर का रिलेशन उसके बेस एंगल्स के साथ में, और एक क्यू पी आर का एंगल उसके बेस एंगल्स के साथ में, और फिर उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। ये चीज अगर आपने सीख ली तो ज्योमेट्री आपको इजी लगेगी, लेकिन ये चीज समझनी, आई नो इट्स नॉट दैट इजी, समझने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन समझ में आ जाएगा। बताओ बच्चे लास्ट में क्या हुआ, यहां तक तो समझ आ गया था आदित्य? ठीक है, ये समझ आ गया था, तो इसकी वैल्यू हमने देखो यहाँ पर पुट करी, टी आर एस और टी क्यू एस के प्लेस पर हमने क्यू टी आर पुट कर दिया। ये टू इधर मल्टीप्लाई था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया तो बस आंसर आ गया। टी आर एस तो है ही नहीं बच्चे यहाँ पर कहीं भी, वी आर वर्किंग ऑन पी क्यू आर ओनली। पी आर एस यहाँ पर कहीं भी नहीं है। यहाँ पर पी आर एस था, पी आर एस को हमने ट्वाइस ऑफ, पी आर एस जो है वो इसका ट्वाइस है टी आर एस का, तो पी आर एस के प्लेस पर हमने ट्वाइस ऑफ टी आर एस रखा। और जो पी क्यू आर है वो ट्वाइस है टी क्यू आर का या टी क्यू एस का, तो उसके प्लेस पर हमने ट्वाइस ऑफ टी क्यू एस रखा। फिर टू कॉमन ले लिया, उससे हमारे पास ये आ गया। अगेन यू नीड टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन गिवन वैल्यूज एंड वैल्यूज जिनको आपको प्रूव करना है। इफ यू कैन नॉट फाइंड देम तो फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल होगा। दिस इज द ओनली वे जिससे आप क्वेश्चन ज्योमेट्री के खुद कर सकते हो बिना याद या रटे हुए। मोस्टली क्वेश्चंस जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी, मैं बोल रहा हूँ 10th तक के भी, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस वो रटते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है इसको हम ऐसे करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस एज आई सेट की बुक के ही आते हैं मोस्टली। तो वो हर क्वेश्चन की फिगर को रट के आंसर्स को के स्टेप्स को थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि इसमें हमें ये करना है वो करना है। बट अगर आपको ऐसा सोचना है कि हम क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें, तो फिर उस केस में आपको रिलेशन बनाना समझना होगा। वैल्यू पुट करने में, अगेन वैल्यू पुट करने में आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट माय सॉल्यूशन खुद सोच के देखो कि आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं, ठीक है, ये इक्वेशन तो बना ली चलो किसी तरह से आपने, फिर आप देखोगे कि मुझे लेकिन क्यू टी आर और पी क्यू आर दोनों एक ही इक्वेशन में चाहिए। इन दोनों के बीच में इनको इक्वल मैं कैसे कर सकता हूँ? इनको इक्वल करने के लिए मुझे इनके बेस एंगल्स जो कॉमन है उनमें कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा, और उस रिलेशन को क्वेश्चन में दिया हुआ है।
लास्ट का फर्स्ट क्या बच्चे, ये लास्ट का फर्स्ट क्या, वैल्यू पुट करने में क्या प्रॉब्लम है इसमें? बस इसके प्लेस पे QTR जो कि क्वेश्चन में दिया हमने प्रूव कर दिया था, वही तो पुट किया है बस, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करी हमने। यहाँ तक तो हमने कर लिया, उसके बाद में इसकी वैल्यू जब हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल रखी है ना, आपको ये याद रखना है कि TRS TQS हमें प्रूव करने वाली चीज में नहीं चाहिए। हमें TRS और TQS वाले ट्राइंगल का कौन सा पार्ट चाहिए? QTR चाहिए। और QTR का TRS TQS से क्या रिलेशन है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर दिया, तो उस रिलेशन का यूज करके हमने इन दोनों के प्लेस पर QTR को पुट किया। दैट्स इट। इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार देखोगे, लेकिन देखने से पहले खुद से ट्राई करोगे, तभी हो पाएगा। मैं आपको ये बात हर क्लास में बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप ये सोचो कि ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हमें क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए सर से करने के बाद ही, मतलब मैंने यहाँ पर समझाया और आपको समझ आ जाना चाहिए, नहीं। दैट्स नॉट द की। अगेन टेलिंग यू कि मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन में हम ये आइडेंटिटीज ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। आप किस तरह से करोगे वो आपको देखना है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसी तरह से होगा ये जरूरी नहीं है, ये मेरा आइडिया था कि मैं ऐसे करूं, या मैंने भी कहीं से सीखा कि हम ऐसे कर सकते हैं। आप किसी और मेथड से ट्राई करना चाहते हो बिल्कुल करो, और अगर कोई और मेथड नहीं मिल रहा है तो आप इसी मेथड को देखो कि हम इसको ऐसे सॉल्व क्यों कर रहे हैं, या हमने यहाँ पर ऐसी वैल्यूज क्यों पुट करी है। रटना नहीं है, स्टेप्स को देखो, स्टेप्स को रिलेट करो फिगर के साथ में, और फिगर को रिलेट करो क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसके साथ में। माइंड में आपको ये रखना है कि हमें एक ऐसी क्वेश्चन बनानी है जिसमें QTR भी आए और QPR भी आए, जो कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के, वो भी वर्टिसेस के एंगल्स हैं। ये भी नहीं है कि बेस वाले हो, बेस वाले में तो रिलेशन है भी दोनों के बीच में क्योंकि वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन ये तो वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है, तो इनको हम किस तरह से रिलेट करेंगे? इस तरह से एक साइकिल चलेगी, वो साइकिल को आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत आपको लग सकता है सर तो बकवास करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत। बाकी इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स है वो आप खुद ट्राई करके देखोगे, इस चैप्टर के ही नहीं हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको ट्राई करने ही है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स नहीं कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स में से ही आते हैं, और इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स तो है भी बहुत डिफिकल्ट से। एक एग्जाम्पल होगा, हालांकि मैं कभी भी अगर मैं टीचर होऊंगा तो वो कभी भी एग्जाम में नहीं दूंगा, ये वाला, ऐसी फिगर का, ये फिगर का, यस, ये क्वेश्चन मैं कभी भी एग्जाम में नहीं देना चाहूंगा, बट आपके टीचर दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे कैन डू एनीथिंग। इसको ट्राई करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगेन आप इसका सॉल्यूशन मत देखना, NCERT वाला जो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन दिया है उसे मत देखना, उसे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आप खुद से ट्राई करना, इसमें आप खुद से ट्राई करना कि ये वाले एंगल और इस वाले एंगल को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, दोनों के कॉमन वर्टिसेस ये हैं, तो इस एंगल को इस एंगल के साथ रिलेट करो, इस एंगल को इस एंगल के साथ रिलेट करो, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाएंगे। तो खुद से ट्राई करना, लेंदी हो सॉल्यूशन कोई बात नहीं, लेकिन इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन जो बुक में गिवन है उसको मत देखना, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, और उसको देखकर आप करोगे तो आई एम श्योर कि आपको इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, कर तो लोगे बट समझ नहीं आएगा, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे तो नहीं लगता है कि वो एक अच्छा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। बेटर होगा कि आप खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, इनमें भी वही रिलेशन होता है। अभी मैंने एक रिलेशन बनाया बताया था 90 + ½ एंगल ए, इसमें रिलेशन होता है 90 - ½ एंगल ए, और यही आपको प्रूव करना है ना। तो ये प्रूव करने के लिए आप देखना कि जो कॉमन वर्टिसेस हैं, ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें बस ये अंदर की साइड था ट्राइंगल, इसमें ये ट्राइंगल बाइसेक्टर्स वाला बाहर की साइड है। तो इसको जरूर कर लेना। बाकी एग्जाम्पल एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स बने हुए हैं, फाइंड आउट करने हैं, वो वाला सारी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर ट्राई कर लेना।
नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आपको मैंने बता दिया कि चैप्टर 1 की नंबर लाइन और सेकंड चैप्टर के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कराऊंगा। तो प्लीज मिस मत करना, कभी आप बोलो कि सर हमने तो करे नहीं थे, हमें नहीं पता। नंबर लाइन के लिए आप अपने कंपास और स्केल लेकर बैठना, इजी सा है, बट मैं सिर्फ आपको यहाँ पर स्लाइड पर दिखा ही सकता हूँ, क्योंकि करने में उस वो प्रैक्टिकल चीज है, तो आप प्रैक्टिकल कर करके देखते रहना हाथ के हाथ, सो डैट आपको समझ में आ जाए। हालांकि एक ही मेथड है उसका करने का सारे क्वेश्चंस को, तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम बचा तो आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, चैप्टर 1 का छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा,